पूंजी बजटन प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, इस विषय पर आधारित ये दूसरा ई लेक्चर है और इसमें आज अपन करेंगे औसत प्रत्यय विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, औसत प्रत्यय दर विधि, जो कि कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। इसका क्या अर्थ है, पहले ये ले लेते हैं। वैसे तो क्या इसका अर्थ कोई निश्चित परिभाषा इसके लिए नहीं दी गई है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है और वही इसकी एक प्रकार से परिभाषा है। इसकी गणना औसत वार्षिक लाभ में औसत विनियोग के भाग देकर की जाती है। यानी एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाए तो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में अपन निकाल सकते हैं। इसका सूत्र जो है ये एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? वैसे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, लेकिन अगर हास स्थायी किस विधि से लगाया गया है तो औसत विनियोग की जो गणना की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू, ऐसे निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50,000, स्क्रैप वैल्यू इसकी 3,000, इनकम बिफोर एंड डेप्रिसिएशन दे रखी है 5 वर्ष की। पहले में 3,000, फिर 3,600, 4,200, 4,800, 6,000, और कह रखा है टैक्स 50% है और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से एआरआर निकालना है। तो इसके लिए एक टेबल ले लेते हैं अपन, वो टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखिए, हर एक की जो इनकम है, जैसे यहाँ ईयर है, ये टोटल और ये एवरेज। तो पहले वर्ष का यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ और पांचवे का यहाँ। 3,000, 3,600, 4,200, 4,800, 6,000। अब इसमें अपन जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकाला अपन ने? इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप 12,000 अपॉन लाइफ 5 वर्ष, तो आ गया 2,400। तो पहले का भी 2,400, दूसरे का भी 2,400, तीसरे का भी इतना, चौथे का भी इतना, पांचवे का भी इतना। इसका टोटल कर लिया तो ये 12,000 और इसका एवरेज किया तो वही 2,400। इसमें से लेस किया, यानी इनकम में से डेप्रिसिएशन लेस किया, तो 600, 1200, 1800, 2,400, 3,600 और 9,000, ये टोटल। और इसका एवरेज 1,920। अब यह है कि ये जो अपना आया इनकम, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो इसमें टैक्स और लेस करना पड़ेगा 50%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%, और ये भी आ गया। तो ये इसका भी टोटल कर ले, इसका टोटल यही आएगा। अगर इसका 50% निकालेंगे तो भी यही आएगा। अब इसके जब इसमें से इसको निकाला तो ये आया इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हर एक साल की 300, 600, 900, 1,200 और 1,800। इसका टोटल कर लिया 4,800 आ गया। और इसका जो औसत आया, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये कितना है? 960। अब आप देखिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट अपन को और चाहिए। ये तो अपन गया एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 960, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट और निकालना अपन को। पिछले वाली स्लाइड में अपन ने फॉर्मूला किया 1/2 डिवाइड बाय इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू। 15,000 प्लस 3,000, 18,000 डिवाइड बाय 2, 9,000। तो एआरआर निकालने के लिए एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 960
डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 9,000 इंटू 100, तो 10.67% जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया है इसका। अब ये जो अपन ने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड किया है, इसमें जो डिसीजन है कि ये मतलब सही है या नहीं है, या इसके क्या इसको मूल्यांकन किया जाए, या इसके लाभ देखे जाए या हानि देखी जाए, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। कैसे इसमें निर्णय लिया जाता है, परियोजना का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसमें। सामान्यतः सभी संस्थाएं की प्रत्यय की दर न्यूनतम दर निश्चित कर ली जाती है, यानी एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो मिनिमम है वो जो है वो निकाल लिया जाता है, और जो परियोजना की उससे अधिक होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है। अगर मान लीजिए एक से अधिक परियोजना है तो जो अपने न्यूनतम दर निकाली उनका कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करके उसमें से जिसमें हाईएस्ट होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये निर्णय इस तरीके से किया जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं, ये जो विधि है ये कितनी फायदेमंद है, क्या इसका एडवांटेज है। सरल विधि है, आसानी से चली जा सकती है, इसको निकालना मुश्किल नहीं है, और लेखांकन समंकों पर यह आधारित है। विनियोग की लाभप्रदता, इस विधि में विनियोग की लाभदायकता पर ध्यान दिया जाता है, तथा विनियोग से प्राप्त सभी वर्षों के लाभों पर विचार किया जाता है, जबकि अदायगी अवधि के बाद में आय का ध्यान नहीं आता। मतलब अदायगी अवधि में जो पेबैक पीरियड के बाद लाभ है उसको किसी प्रकार से निर्णय लेने में उस पर ध्यान नहीं आता। लेकिन इसमें क्योंकि सभी का औसत निकाला जाता है सभी वर्षों का, तो उसके बाद का भी लाभ इसके अंदर लिया जाता है, इसलिए यह अधिक श्रेष्ठ है अदायगी अवधि विधि से। उचित निर्णय के माध्यम से हो सकता है, यह भी लाभ है इसका। इस विधि में औसत प्रत्यक्ष दर से पूंजी की लागत की तुलना करके विनियोग प्रस्तावों के संबंध में निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। मतलब पूंजी की लागत जो है उसकी तुलना की जाती है किससे, औसत प्रत्यक्ष दर से, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो निकाला जाता है औसत प्रत्यक्ष दर से की जाती है, और विनियोग को करने या ना करने का निर्णय आसानी से इसमें लिया जा सकता है। अब क्या है इसकी कमियां हैं, सीमाएं क्या है इसकी। समय कारक की इसमें उपेक्षा की गई है। अदायगी अवधि विधि की तरह इसमें भी जो समय कारक है उसकी उपेक्षा की गई है। देखिए समय कारक का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे आज का जो 1 रुपया है और 5 वर्ष बाद जो 1 रुपया प्राप्त होगा उसमें अंतर होगा। यानी आज का 1 रुपये का मूल्य ज्यादा है और 5 वर्ष बाद का जो रुपये का एक मूल्य है उसका मूल्य कम होगा। तो इसमें इन जो मेथड है, चाहे वो पेबैक मेथड हो चाहे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसमें दोनों मेथड में समय कारक की उपेक्षा की गई है। जो भविष्य में प्राप्त होने वाला पैसा है उसको आज के मूल्य में करना जरूरी होता है, वो इन मेथड में नहीं किया गया है। लेखांकन लाभों का उपयोग है। इस विधि में प्रत्यक्ष गणना के लिए लेखांकन विवरण द्वारा प्रदर्शित लाभों का प्रयोग किया जाता है, जो कि परियोजना से प्राप्त होने वाले सही रोकड़ अंतर्वाह का सही रूप नहीं दिखाते हैं। यानी सही इससे निर्णय संभव नहीं है, क्योंकि जो लेखांकन जो लाभ है वो एक प्रकार से पूरा लाभ है, और परियोजना से लाभ की अपन को जानकारी नहीं है, तो परियोजना से लाभ निकालना जरूरी था। इस विधि का सही मतलब प्रयोग करने के लिए उचित प्रत्यक्ष दर का निर्धारण कठिन। इस तरीके से हम न्यूनतम प्रत्यक्ष दर मांगते हैं और जिसके द्वारा परियोजना को स्वीकार करना या अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन वो दर क्या हो इसको जानना आसान नहीं होता है। इसी प्रकार से परियोजना जीवन काल की अवहेलना, यदि इस परियोजना में जीवन काल की अवहेलना की जाती, कैसे की जाती है, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला जाता है। हो सकता है किसी वर्ष परियोजना से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा हो और किसी वर्ष कम प्राप्त हो रहा हो, तो उसका औसत निकालने से सभी प्रकार की परियोजना एक सी लगती है। तो इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी एक प्रकार से कमी है। फिर भी कमी होने के बावजूद भी दीर्घकालीन परियोजना के लिए विधि का प्रयोग सरलता से किया जाता है और इसके द्वारा सही निर्णय लिया जा सकता है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा, जो कि टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में अपन ने अभी तक जो किए हैं, फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन ने जो किया वो अर्जेंसी मेथड किया,
और दूसरा पेबैक पीरियड मेथड किया। अब ये तो दूसरा ई लेक्चर है जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर अपन ने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड किया। आगे जो ई लेक्चर आएगा इस पर, इसी विषय पर, उसमें अपन जो प्रेजेंट वैल्यू जो पे आधारित जो मेथड है वो उस पर अपन चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो आप पुनः आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, आपने ये लेक्चर देखा। जय हिंद, जय भारत।